गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैसों की बहुपरमाणुकता पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि गैस है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। यानी कोई भी गैस है वो बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोई भी गैस इन अणुओं की संरचना जो स्ट्रक्चर इन अणु जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कणों की संरचना को स्ट्रक्चर रहित मान की भांति न होकर के ये अणु है एक या अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी ये गैस के अणु है उनकी संरचना को संरचना रहित न होकर के एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं कोई भी गैस के अणु। तो पहले हम एक परमाणु गैस के बारे में अध्ययन करते हैं। एक परमाणु गैस यानी मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है? मोनोएटॉमिक गैस वह गैस होती है जिसके अणु में केवल एक परमाणु होता है। यानी एक परमाणु से मिलकर जो अणु बना होता है गैस का उनको मोनोएटॉमिक गैस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल के तौर पर कौन कौन सी गैस मोनोएटॉमिक गैस हो सकती है, इसके आधार पर मोनोएटॉमिक गैस जैसे मरकरी पास, जैसे मरकरी पारा है Hg, मरकरी पास मोनोएटॉमिक गैस होता है। इसी प्रकार जैसे आर्गन होता है, आर्गन भी मोनोएटॉमिक गैस होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है पारे की। हम जैसे पारे की संरचना बनाएंगे तो ये जैसे Hg पारा है तो ये मरकरी वाष्प है, मरकरी वाष्प वेपर। मरकरी वेपर होती है वो एक परमाणु गैस होती है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि एक परमाणु गैस वो होती है जिनके अणु में केवल एक परमाणु एक एटम होता है, वो मोनोएटॉमिक गैस कहलाती है। इसके बाद जैसे दूसरी होती है द्विपरमाणु गैस, डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस क्या होती है? यानी वह गैस जिसकी रचना में केवल उसकी जो बनने में रचना में केवल दो परमाणुओं का योगदान रहता है, वो डायएटॉमिक गैस कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसके एग्जांपल डायएटॉमिक गैस कौन सी होती है? डायएटॉमिक गैस में जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये डायएटॉमिक गैस होती है। यानी इनकी रचना में दो परमाणुओं का योगदान होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की संरचना को देखेंगे, ये हाइड्रोजन की संरचना है H2, तो ये एक डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस होती है। तो ये इसकी संरचना होगी हाइड्रोजन की। इसी प्रकार जैसे अगर तीसरी गैस है, कोई भी गैस है जिसके अणु की संरचना में दो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं की योगदान रहता है, तो वो बहुपरमाणु गैस कहलाती है, यानी पॉलीएटॉमिक गैस कहलाती है। पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस क्या होती है? ऐसी गैस जिसके अणु की रचना के लिए दो या दो से अधिक परमाणुओं का योगदान होता है, वो पॉलीएटॉमिक गैस कहलाती है। जैसे जलवाष्प, जलवाष्प है पॉलीएटॉमिक गैस है। जैसे जल है उसकी संरचना बनाएंगे तो ये जल की संरचना इस तरह से बना सकते हैं हम। जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, तो ये एक पॉलीएटॉमिक गैस हो गई। ये क्या हो गया? H2O जल है, तो ये कौन सी गैस है? इसमें पॉलीएटॉमिक गैस हो गई। तो हमने आज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसों के बारे में अध्ययन किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं अणुगति सिद्धांत के अनुसार। अणुगति सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भी परमाणु है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार कोई भी परमाणु है, वो गैस कोई परमाणु चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, वो एक स्थानांतरीय गति करता है। कौन सी गति करता है? स्थानांतरीय गति होता है। अतः उनकी जो ऊर्जा होती है वो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। यानी कौन सी गति हो जाती है? स्थानांतरित गति ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कोई भी अणुगति सिद्धांत के अनुसार कोई अणु है, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, वो स्थानांतरीय गति करता रहता है। अतः उनकी गति जो ऊर्जा होती है वो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। अब कई कण है, वो कोई भी गैस के कण है, यानी गति के साथ साथ
कोई अपनी अक्ष के प्रति रोटेशन यानी घूर्णन भी कर सकते हैं। किसी गैस के अणु गति करने के साथ साथ जो एक्सिस होती है उसके प्रति घूर्णन भी कर सकते हैं। तो जो अणु एक्सिस के प्रति घूर्णन करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। उनकी गतिज ऊर्जा कौन सी होगी? घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऐसे अणु जो घूर्णन के साथ साथ किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करते हैं उनमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी हो सकती है। अब जो मोनोटॉमिक होते हैं एक परमाणु गैस, उनके लिए जो जड़त्व आघूर्ण होता है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बहुत अत्यल्प होता है यानी बहुत कम होता है। तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। मोनोटॉमिक जो गैस के अणु होते हैं उनमें केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा ही पाई जाती है। अब जो द्विपरमाणु गैस है या त्रिपरमाणु गैस है उनमें घूर्णन उनका पर्याप्त सफिशिएंट जड़त्व आघूर्ण होता है। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणु हैं उनमें सफिशिएंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाया जाता है, इसलिए उनमें घूर्णन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी पाई जाती है। इसके अलावा जो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणु है वो एक दूसरे के साथ कंपन यानी वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। तो उनमें वाइब्रेशन गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है यानी जो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणु है उनमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो यानी कुल मिला के जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पाई जाती है, उनमें क्योंकि उनका पर्याप्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है। इसके अलावा डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के अणु हैं वो घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन करते हैं, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी पाई जाती है। इसके अलावा जो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेशन कंपन कर सकते हैं, इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन भी पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा है कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो टक्करें होती है गैस के अणुओं की वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, यानी कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो कोई भी गैस जिसके बीच पूर्णतः टक्करें हैं, कोलिजन है, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दोनों के बीच जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो उसका योग निश्चित होता है या स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, उसका कंजर्वेशन होता है, उसकी ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि केवल एक मोनोटॉमिक यानी एक परमाणु गैस होती है उनमें ही ये संरक्षण होता है। इसके अलावा डायोटिक और पॉलीएटॉमिक जो अणु है उनमें इस प्रकार के अणुओं में क्या होता है कि इनकी जो ऊर्जा है जो इनमें दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो इनमें क्या होता है कि ऊर्जाओं के बीच एक्सचेंज होता है, क्या होता है एक्सचेंज एंड विनिमय होता है। ऊर्जा को ट्रांसलेशन ऊर्जा है वो दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरित हो सकती है, एक्सचेंज हो सकता है, और रोटेशन और वाइब्रेशन ऊर्जा है वो ट्रांसलेशन एनर्जी में भी एक्सचेंज हो सकता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि एक विशेष टक्कर में तो केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का ही कंजर्वेशन नहीं होता बल्कि पूरी प्रकार की ऊर्जा है यानी तीनों प्रकार की ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो वाइब्रेशन है, इन सबका संरक्षण होता है। यदि काइनेटिक एनर्जी है उसका योग इन दोनों ऊर्जाओं में चेंज हो गया तो उसकी पूर्ति के लिए जो रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी है वो भी उतनी ही ट्रांसलेशन एनर्जी को एक्सचेंज करेगी। तो हम लास्ट कुल मिला के ये देखते हैं कि तीनों प्रकार की ऊर्जा है उनका योग या उनका संरक्षण रहता है, कंजर्वेशन होता है, यानी कहीं भी ऊर्जा की कमी नहीं होती है। तो इस आधार पर हमने मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम जो कोएफिशिएंट गामा होता है और गैस मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच रिलेशन पढ़ेंगे, उनके बीच रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बीच क्या रिलेशन आता है तो उसका अध्ययन करेंगे हम। तो रिलेशन
रिलेशन बिटवीन गामा एंड molecules of गैस यानी गामा है और जो अणुओं की संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बीच में संबंध पढ़ेंगे, उनके बीच में हम संबंध निकालेंगे। अब हम ये मानते हैं कि कोई 1 ग्राम गैस का अणु है, 1 ग्राम गैस का अणु है, उसके ताप में वृद्धि करते हैं, उसके ताप में कितनी वृद्धि करते हैं, dt। कोई भी 1 ग्राम गैस का अणु है उसके ताप में dt वृद्धि करते हैं, तो जो टोटल गैस है उसकी जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, यानी टोटल ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा में वृद्धि, कुल ऊर्जा एनर्जी में इंक्रीज, कुल ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी। कुल ऊर्जा का मतलब तीनों प्रकार की ऊर्जा, ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी, तीनों प्रकार की ऊर्जा कितनी होगी, 1 × CV × dt, इतनी कैलोरी की वृद्धि होगी। या फिर इसको आगे में लिख सकते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, J CV और dt। तो यहाँ पर J जूल में, अब ये आगे में चेंज हो गई इस ऊर्जा को, कुल ऊर्जा जो आगे में चेंज हो गई। CV क्या होता है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड dt जो टेम्परेचर में इंक्रीज या टेम्परेचर में वृद्धि है वो है, तो ये कुल ऊर्जा में वृद्धि आ गई। अब हम ये स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। पहले हमने पढ़ चुके हैं, वी लो, हम जानते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक अणु है उसकी औसत स्थानांतरित ऊर्जा यानी मीन काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन कितनी होती है, बराबर कितनी हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी, 3/2 kT, 3/2 kT। यहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक होता है जो R/n का रेशियो होता है, तो उसको इसी रूप में लिख सकते हैं हम, 3/2 R/n और T। अब जो गैस का एक अणु है, 1 ग्राम अणु है, उसकी स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, यानी जो 1 ग्राम अणु है उसकी स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, यानी स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि जो कितनी इंक्रीज होगी वो लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 R/n dt, जो वृद्धि होगी टेम्परेचर के साथ ये होगी इनटू n, तो n से n कट जाएगा, तो हमारी वृद्धि कुल मिला के कितनी आ गई, 3/2 R dt, ये हमारी वृद्धि आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते थे, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह देंगे। तो आगे हम अब मानेंगे कि माना, हम ये मानते हैं कि माना कि बीटा है, तो बीटा बराबर क्या माना हमने, कुल ऊर्जा में वृद्धि बटे स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, कुल ऊर्जा में वृद्धि, कुल ऊर्जा में वृद्धि बटे स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, स्थानांतरित ऊर्जा में या ट्रांसलेशन ऊर्जा में वृद्धि, ये हमने बीटा के बराबर माना है, कुल ऊर्जा में वृद्धि बटे स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि। तो अब इसकी वैल्यू को रख देंगे। अब तो वैल्यू रखने पर हम देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास। इस प्रकार से हम वैल्यू रखेंगे इसमें, समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, कुल ऊर्जा तो कितनी थी, JCV dt, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, JCV और dt, JCV dt बटे में स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, 3/2 R dt, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 3/2 R dt, DC से dt कट गया, तो हमारे बीटा बराबर आ गया 2 ऊपर चल जाएगा, 2 JCV और बटे में 3R, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि यहाँ R क्या होता है, गैस नियतांक है। अब मेयर सूत्र होता है, मेयर वैज्ञानिक के रूप में सूत्र दिया था, R बराबर क्या होता है, JCP माइनस CV, ये R बराबर होता है, क्या होता है, R बराबर JCP माइनस CV। आगे हम देखते हैं, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे R की, इसमें तो बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास,
बीटा बराबर 2JCV तो ऊपर है और नीचे R की वैल्यू कर देंगे 3JCP माइनस CV। तो J से J कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, बीटा बराबर 2CV। नीचे से हम CV को कॉमन ले लेते हैं तो 3CV को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, CP बटे CV माइनस 1। CV से CV कैंसिल हो गया तो आगे हम इसको आगे लिखते हैं इस रूप में। तो हमारा रिलेशन आएगा गामा के बीच में और गैस के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो आगे हमारा बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमको बीटा बराबर 2, ऊपर तो केवल 2 रह जाएगा, नीचे 3 और यहाँ हम जानते हैं कि CP बटे CV बराबर क्या होता है, गामा, यानी इसका अनुपात होता है, गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे गामा माइनस 1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया गामा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में बीटा बराबर 2/3 गामा माइनस 1। तो इस आधार पर हम अलग अलग गैसों के लिए देखेंगे। जैसे पहले एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस में जैसे पारे की बात होती है या फिर आर्गन गैस है, इनके आधार पर हमने देखा है कि इसके लिए गामा का मान है जो प्रयोगों के आधार पर होता है, गामा बराबर इसका मान 5/3 होता है। गामा का मान कितना होता है, 5/3। बाई एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता लगाया गया है कि मोनोएटॉमिक गैस है उनके लिए गामा का मान 5/3 होता है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बीटा बराबर क्या आएगा, बीटा बराबर 2/3 और गामा की वैल्यू 5/3 माइनस 1। तो इसको जो सॉल्व हल करेंगे तो ये 1 मान आएगा, ऐसा कितना आएगा 1। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार की गैसें हैं उसमें केवल स्थानांतरित गति जरूरत होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होती है और इनकी सत्यता सिद्ध होती है कि ये एक परमाणु गैस होती है। इसके बाद हम डायटोमिक गैसों के और पॉलीएटॉमिक गैसों के बारे में लिखेंगे। डायटोमिक गैस इनके लिए प्रयोगों द्वारा गामा का मान कितना होता है 7/5। बाई एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा गामा का मान कितना होता है 7/5। तो इसमें भी इसकी वैल्यू पुट पाएंगे, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा बराबर 2/3 और इसकी गामा की जगह 7/5 माइनस 1। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसको वैल्यू आएगी 5/3। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो डायोटिक और पॉलीएटॉमिक गैस होती है उनके लिए बीटा का मान 5/3 होता है, यानी उनमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो इससे लास्ट एंड फाइनल ये बात का पता लगता है कि जैसे जैसे बीटा का मान घटता जाता है, यानी 1 के करीब होता जाता है, कम होता जाता है, तो इन अणुओं की जो 1 के करीब होता जाएगा इन अणुओं की परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, परमाणुता एटॉमिसिटी, यानी गैस की एटॉमिसिटी यानी परमाणुता है वो बढ़ती जाती है। जैसे पहले मोनोएटॉमिक थी, फिर डायटोमिक हो गई, फिर पॉलीएटॉमिक। तो जैसे जैसे बीटा का मान पहले 1 था, फिर कम हो गया, फिर लास्ट में और कम हो जाएगा। तो गैस की परमाणुता है यानी एटॉमिसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो यानी गामा का मान जितना कम होता जाएगा, कुल मिला के ये रेशियो है CP/CV का, तो इसका जितना वैल्यू कम होती जाएगी तो गैस की एटॉमिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं।